अब जैसा कि इस मूवी का नाम दर्शाता है, कहानी की शुरुआत 1920 में होती है जब भारत के पालमपुर नामक स्थान पे एक आर्किटेक्ट आता है। वो एक बड़ी हवेली में ठहरता है जिसका मैनेजर एमके था। एमके इस आर्किटेक्ट को बताता है कि हवेली के मालिक इसे तोड़कर इसकी जगह एक शानदार होटल बनवाना चाहते हैं, लेकिन उसी रात इस हवेली में उस आर्किटेक्ट पे कोई असाधारण शक्ति हमला करती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। यहाँ हैरान करने वाली बात यह थी कि इस हवेली को तोड़ने के लिए इससे पहले भी एक आर्किटेक्ट आया था और उसकी मौत भी बहुत ही रहस्यमय तरह से हुई थी। इन घटनाओं के बाद मैनेजर एक तीसरे आर्किटेक्ट को बुलवाता है जिसका नाम अर्जुन सिंह था। अर्जुन हनुमान जी का पक्का भक्त हुआ करता था और उसे अपने परिवार से बहुत ज़्यादा प्यार था, लेकिन अर्जुन जिस लड़की से प्यार करता था उसका नाम लीजा था और उसके पिता एक अंग्रेज थे। लीजा की माँ भारतीय थी और लीजा क्रिश्चियनिटी धर्म में भरोसा रखती थी। अर्जुन के परिवार वाले इस संबंध से बहुत नाराज थे, इसलिए अर्जुन ने यह तय किया कि वो मुंबई जाकर लीजा से शादी कर लेगा। कार से मुंबई जाते वक्त अर्जुन के परिवार वाले उस पर हमला कर देते हैं और लीजा को जिंदा जलाने की कोशिश करते हैं। अर्जुन किसी तरह लड़ झगड़ कर ये सब रोकता है और उसी दिन से उसका भगवान पर से भरोसा उठ जाता है। वो एक नास्तिक बन जाता है। मुंबई आते ही अर्जुन लीजा से शादी कर लेता है और उसे इस हवेली को तोड़कर होटल बनाने का बड़ा प्रोजेक्ट मिल जाता है। बस फिर क्या था, अर्जुन अपनी पत्नी के साथ इस हवेली में रहने आ जाता है। हवेली में आते ही लीजा को कुछ असाधारण महसूस होता है, मानो कोई हमेशा उसके ऊपर नजर रख रहा हो। उसे रात में आवाजें सुनाई देती हैं और कई बार घर में रखा सामान अपने आप अपनी जगह से हिल जाता है। लीजा ये सब अर्जुन को बताती है, लेकिन वो इन बातों को हल्के में लेता है। इस हवेली में एक कमरा भी था जो कि बंद पड़ा था और अर्जुन इस कमरे के दरवाजे को तोड़ने की सोचता है, लेकिन लीजा एक दिन पहले ही इस कमरे के अंदर गई थी और उसे वहां एक बड़ा कीबोर्ड और किसी औरत की एक बहुत बड़ी पेंटिंग दिखी थी। जब इस कमरे के दरवाजे को तोड़ा जाता है तो सच में अंदर एक बड़ा कीबोर्ड और एक बड़ी पेंटिंग पड़ी थी। लीजा इस हवेली के एक केयर टेकर बलवंत से इन घटनाओं के बारे में पूछती है, लेकिन वो कुछ भी बताने से इनकार करता है। उसी रात हमें देखने को मिलता है कि बलवंत इस हवेली के मैनेजर एमके के पास जाकर बोलता है कि वो अर्जुन को इस प्रोजेक्ट से हटा दे, क्योंकि अर्जुन और लीजा की जान खतरे में है। ये हवेली टूटना नहीं चाहती और जो कोई भी इसे तोड़ने आता है ये हवेली उसे जान से मार देती है। इस हवेली ने बलवंत को आज तक चोट नहीं पहुंचाया, क्योंकि वो वहां का केयर टेकर है और वो इस हवेली को तोड़ना नहीं चाहता है। इस बात पर एमके हवेली के केयरटेकर बलवंत को कुछ पैसे देता है ताकि वो इस सच को एक राज ही रख सके। दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है कि अर्जुन अपने काम से दिल्ली जाता है और लीजा इस हवेली में अकेली हो जाती है। उसके अकेले होते ही यहाँ कई असाधारण घटनाएं होती हैं और डर से लीजा को पास में स्थित एक लोकल चर्च के प्रीस्ट से सहारा लेना पड़ता है। हवेली में आते ही प्रीस्ट को भी कुछ शैतानी शक्ति महसूस होती है और उसी रात चर्च में उन्हें खून में रंगा एक बैफोमेट का सिंबल दिखता है। इस घटना के तुरंत बाद प्रीस्ट अपने हेड से मिलते हैं और दोनों मिलकर ये निष्कर्ष निकालते हैं कि इस हवेली में कोई बुरी आत्मा है और वो आत्मा खास तौर पे लीजा को अपने चपेट में लेना चाहती है। वो फौरन ही ये बात लीजा को बताने हवेली जाते हैं, लेकिन उस वक्त पे लीजा कहीं बाहर थी। वो सारी बात केयर टेकर बलवंत को बताते हैं, लेकिन बलवंत इनमें से कोई भी बात लीजा को नहीं बताता है। इन घटनाओं के बाद अर्जुन अपने बिजनेस ट्रिप से वापस आता है और तब तक लीजा काफ़ी बीमार हो चुकी थी। वो ना तो कुछ खा रही थी, ना ही पानी पी रही थी और दिन भर अपने बिस्तर पर लेटी रहती थी। उसी रात अर्जुन को एक भयावह दृश्य देखने को मिला। उसने पाया कि लीजा अपने बिस्तर पे नहीं थी और हवेली में खोजने पे उसे लीजा एक मरे हुए जानवर का कच्चा मांस खाते हुए दिखी। अर्जुन के आते ही वो दौड़कर उस पेंटिंग वाले कमरे की तरफ भागी और वहां जाकर एक बहुत ही डरावने पोस्चर में जमीन पर लेट गई। इस घटना के तुरंत बाद अर्जुन ने एक डॉक्टर से कंसल्ट किया और उसका मानना था कि लीजा को मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हुआ है। प्रीस्ट ने बार बार ये समझाने की कोशिश करी कि शायद लीजा के अंदर कोई बुरी आत्मा है, क्योंकि जब प्रीस्ट ने उसके सर पे एक क्रॉस रखा था तो वह बिल्कुल बौखला उठी थी और प्रीस्ट पे हमला भी करी थी। लेकिन डॉक्टर इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था और वो लीजा का इलाज करने के लिए उसे अपने अस्पताल ले गया। लेकिन वहाँ लीजा एक भारी मर्दाना आवाज में सबके सामने डॉक्टर की पूरी कुंडली ही खोल डाली, जिससे वो डर कर वहां से भाग गया। अब एक बात तो साबित हो चुकी थी कि लीजा का शरीर सचमुच किसी शैतानी आत्मा के पेट में है। अर्जुन तुरंत ही उस हवेली के मैनेजर एमके के पास पहुंचा और उससे सच्चाई पूछा। एमके ने डरकर उसे उस हवेली की पुरानी मालकिन राधा माँ का पता दिया, जो कि फिलहाल नवान नगर में रहती थी। अर्जुन फौरन ही राधा माँ से मिला और उन्होंने अर्जुन को इस हवेली की आप बीती सुनाई। ये कहानी दरअसल 1857 के विद्रोह की थी, जब राधा माँ उस हवेली में अपनी माँ के साथ काम किया करती थी।
उस हवेली के मालिक इस विद्रोह में अंग्रेजों से लड़ने बाहर गए थे और उस वक्त वहां इन दोनों के अलावा सिर्फ मालिक की बेटी थी जिसका नाम गायत्री था। एक रात इन तीनों को अपने हवेली के बाहर एक चोटिल भारतीय जवान मिलता है जिसका नाम मोहन था। ये लोग उसे अपने हवेली में रहने के लिए जगह देते हैं, लेकिन राधा माँ की माँ को पता चल जाता है कि मोहन असल में अंग्रेजों का जासूस था। इससे पहले कि वो इस बात को बाकी लोगों को बता पाती, मोहन उन्हें मारकर उनके शरीर को पास के कुएं में फेंक देता है। अगले दिन गायत्री को मोहन पे शक होता है और इधर उधर खोजने पे उसे राधा माँ के माँ की लाश उस कुएं में मिल जाती है। इसके अलावा गायत्री को मोहन के बस्ते में पड़ा एक खत भी मिलता है जिसमें उसने अंग्रेजों को जानकारियां दी थी। गायत्री तुरंत ही राधा माँ को एक खत लिख के देती है जिसमें वो इस जासूस की पूरी जानकारी देती है। वो राधा माँ को ये खत अपने पिता तक पहुंचाने बोलती है। जब तक उसके पिता वापस लौटते, वो मोहन को अपने तरफ आकर्षित करके वहां से जाने से रोकती है। कुछ ही दिनों में गायत्री के पिता हवेली पे आते हैं और वो मोहन को फांसी देकर जान से मार डालते हैं। मरने से पहले मोहन गायत्री की आंखों में आंखें डालकर कसम खाता है कि वो वापस आकर अपना बदला जरूर लेगा। तब से ही मोहन की आत्मा उस हवेली में वास करने लगी। यहाँ एक और कनेक्शन ये था कि जिस दिन गायत्री की मौत हुई, ठीक उसी दिन लीजा का जन्म भी हुआ था और वो तारीख 18 नवंबर 1896 था। दूसरी तरफ मोहन की रूह ने लीजा के शरीर पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया था और प्रीस्ट ने डिसाइड किया कि वो लीजा के ऊपर एग्जॉर्सिज्म करेगा। एग्जॉर्सिज्म के दौरान लीजा ने प्रीस्ट और बलवंत पे हमला बोल दिया जिससे उन दोनों की मौत हो गई। मोहन की आत्मा लीजा के शरीर को जख्म देने लगती है ताकि वो जल्दी ही मर जाए और वो उसकी आत्मा को अपने साथ ले जाए। अर्जुन के पास अब कोई उपाय नहीं था और मोहन बार बार लीजा के शरीर पे चोट पहुंचा रहा था। तभी हमें देखने को मिलता है कि अर्जुन के अंदर हनुमान जी के लिए फिर से आस्था जाग जाती है और वो लीजा को पकड़कर हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करता है। ऐसा करते ही लीजा उससे बहुत दूर भागने की कोशिश करती है और उसे चोट भी पहुंचाती है, लेकिन अर्जुन उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ता है। लीजा के शरीर के अंदर बैठे मोहन की आत्मा तड़पने लगती है और हनुमान चालीसा के पाठ खत्म होते ही उसे मुक्ति मिल जाती है। लीजा अब बिल्कुल ठीक हो चुकी थी और सब कुछ फिर से सामान्य हो गया था। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि इस हवेली में पड़ी पेंटिंग जो कि गायत्री की थी उसे हटा दिया जाता है और उसे इस हवेली से कहीं दूर ले जाया जाता है। तो दोस्तों, ये थी 1920 की डिटेल्ड कहानी और मेरे हिसाब से ये एक काफ़ी अच्छी डरावनी मूवी थी। इसकी कहानी भी दिलचस्प थी और इस मूवी में लव स्टोरी पे ध्यान ना देकर हॉरर कहानी के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। हालांकि इस मूवी में कोई भी बहुत प्रचलित एक्टर्स नहीं थे, लेकिन सब ने अपने किरदार को बखूबी निभाया है। इस मूवी के कई डरावने सीन्स द एग्जॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज वाले मूवी से इंस्पायर्ड थे, लेकिन फिर भी कहानी अलग थी और इस सीन्स को बहुत ही अच्छे से फिल्माया गया है। लीजा की भूत वाली एक्टिंग बहुत ही ज़बरदस्त है और इस मूवी की क्लाइमैक्स सीन भी काफ़ी अच्छी है। तो ओवरऑल मुझे ये मूवी काफ़ी पसंद आई थी और हालांकि ये थोड़ी पुरानी फिल्म है, मैं आप सबको इसे देखने की सलाह ज़रूर दूंगा। तो एक बार फिर से मेरे हिसाब से अगर आपने इस मूवी को नहीं देखा है तो आप इसे ऑनलाइन ज़रूर देख लें। मेरा आज का सवाल आप सबसे है कि क्या आपने 1920 देखी है और क्या आपको भी ये मूवी काफ़ी पसंद आई थी? आप अपने जवाब हमें कमेंट्स में बताएं और अगर आपके पास कोई सवाल हो तो वो भी हमें कमेंट्स में ही पूछ लें। अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जाकर हमारे एंड्रॉयड ऐप को प्ले स्टोर से फ्री में डाउनलोड करें और उस ऐप के सजेशन बॉक्स के जरिए अपने सुझाव को हम तक डायरेक्टली पहुँचाएँ। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। अब जैसे कि इस मूवी का नाम खुद दर्शाता है, ये कहानी 1921 में शुरू होती है। आयुष नाम का एक लड़का जिसका किरदार करण कुंद्रा ने निभाया है, उसे म्यूजिक का काफ़ी शौक था और उसके पिता उसकी गायकी को अपने बॉस वाडिया साहब को सुनवाते हैं। मिस्टर वाडिया आयुष के म्यूजिकल टैलेंट से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होते हैं और वो उसे अपने पैसे पे म्यूजिक पढ़ने के लिए इंग्लैंड के यॉर्क कॉलेज ऑफ म्यूजिक भेजते हैं। यहाँ शर्त बस ये थी कि इस एहसान के बदले में आयुष को मिस्टर वाडिया की यॉर्क में पड़ी सारी प्रॉपर्टीज़ जैसे बंगला, मैंसन इत्यादि का ख्याल रखना होगा। बस फिर क्या था, आयुष अपनी पढ़ाई के लिए यॉर्क चला जाता है और वहाँ मिस्टर वाडिया के बंगले में रहने लगता है। लेकिन कुछ ही महीने बाद आयुष से एक ऐसी भूल होती है जिससे ये बंगला आत्माओं की चपेट में आ जाता है और हर रात आयुष को इस बंगले में एक रूह बहुत ही परेशान करने लगी थी।
यहाँ तक कि आयुष का कॉलेज जाना भी बंद हो गया था और वो दिन भर बस इस बंगले के अंदर छुप कर बैठा रहता था। वो हमेशा एक कागज पे HCH/66 लिखता रहता था, मानो जैसे ये शब्द उसकी उंगलियों पे चिपक गई हो। एक और अजीब बात यह थी कि आयुष के शरीर पे कुछ काले निशान आने लगे थे, जिससे यह साफ साबित हो रहा था कि कोई शैतानी आत्मा उसके शरीर पे भी कब्जा करने की कोशिश में है। कहानी में दूसरी ओर हमें एक लड़की देखने को मिलती है जिसका नाम रोज था और इस किरदार को जरीन खान ने निभाया है। रोज के अंदर आत्माओं को देख पाने की अनोखी शक्ति थी और ये ताकत उसे विरासत में अपनी माँ से मिली थी। रोज कई आत्माओं की आखिरी इच्छा को उनकी मदद करके पूरा करती थी। जैसे वर्ल्ड वॉर 1 में मारे गए एक सैनिक की इच्छा थी कि उसके घर में पड़े उसके इंश्योरेंस पेपर को उसकी जीवित बीवी तक पहुंचाया जाए, जिससे उसे अपनी जीवन चलाने के लिए कुछ पैसे मिल जाए। रोज उस सैनिक के घर तक जाकर उसकी बीवी को उन इंश्योरेंस पेपर्स के बारे में बताती है और ये खबर स्थानीय अखबार में भी प्रकाशित होती है। दूसरी तरफ आयुष इस खबर को अखबार में पढ़ता है और उसे लगता है कि शायद रोज उसकी भी मदद कर पाए। वो फौरन रोज से मिलने जाता है और रोज उसकी मदद करने के लिए राजी हो जाती है। इस घटना के अगले दिन ठीक 3 बजे रोज वाडिया मैंसन में आयुष को मिलती है और उसे वहां कुछ असाधारण शक्ति महसूस होती है। रोज को उस घर में खून से लथपथ कांच के टुकड़े मिलते हैं और घर में रखा कीबोर्ड अपने आप ही बज उठता है। उस कीबोर्ड की छानबीन करने पे रोज को उसके कीज पे भी खून के निशान मिलते हैं और उस बंगले के एक कमरे में शीशे पर किसी दूसरे भाषा में खून से कुछ लिखा होता है। रोज आयुष से बार बार पूछती है कि क्या इस घर में किसी तरह की मौत या अनहोनी हुई है, लेकिन आयुष बार बार ये बोल के मना करता है कि उसकी जानकारी में ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। ये सब देखकर साफ साबित हो रहा था कि उस घर में कोई बुरी आत्मा है और रोज प्लान करती है कि उसी रात 3 बजे वो उस आत्मा से बात करने की कोशिश करेगी। इस कोशिश के दौरान बंगले में कई डरावनी आवाजें आती हैं और यह आत्मा रोज पे हमला भी कर देती है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। इस घटना के अगले दिन आयुष रोज को एक खत लिखता है जिसमें वो उससे माफी मांगते हुए बताता है कि उससे एक भूल हो गई थी, जिसके कारण आज ये घर भूतिया हो गया है। दरअसल कुछ महीनों पहले तक सब कुछ ठीक चल रहा था और आयुष इस घर में लोगों को बुलाकर उन्हें अपनी म्यूजिक सुनाता था। इसके बदले वो उससे कुछ पैसे लेता था और सभी लोग उसकी म्यूजिक को काफी पसंद करते थे। तभी एक दिन मिस्टर वाडिया की इकलौती भतीजी मेहर वाडिया उस बंगले में रहने आती है और वो इस बात से बहुत नाराज थी कि आयुष उनके बंगले में अनजान लोगों को आने देता है। वो ये सब बात मिस्टर वाडिया को बताने की धमकी देती है, पर आयुष के बार बार गिड़गिड़ाने पे वो बोलती है कि अगर वो उसे एक प्राइवेट म्यूजिक शो देगा तो वो इस बारे में दोबारा सोचेगी। उस रात आयुष अपने कीबोर्ड पे मेहर वाडिया के लिए एक म्यूजिक प्ले करता है और मेहर आयुष को शराब पीने पे मजबूर करती है। दरअसल उस शराब में नशे की गोली थी और आयुष के बेहोश होते ही वो उसे अपनी कार में बिठाकर एक अनजान जगह पे जान से मारने के लिए ले जाती है। लेकिन इसी दौरान आयुष को थोड़ा होश आता है और वो पास में पड़े एक लकड़ी से मेहर पे हमला कर देता है। इसके बाद वो मेहर को कार में बिठाकर वापस बंगले की तरफ जाने लगता है कि तभी रास्ते में उसे एक काले रंग की शैतानी रूह दिखती है, जिससे वो कार एक्सीडेंट कर जाती है। इस एक्सीडेंट में मेहर वाडिया की मौत हो जाती है और आयुष भागकर मिस्टर वाडिया के बंगले में खुद को कैद कर लेता है। वो इस घटना से बहुत ही ज्यादा डर जाता है और उसी दिन से उस घर में शायद मेहर वाडिया की रूह उसे परेशान करने लगी थी। यहाँ एक हैरान करने वाली बात यह थी कि मेहर वाडिया की मौत की खबर किसी भी अखबार में प्रकाशित नहीं हुई थी, जबकि पुलिस ने एक्सीडेंट साइट से डेड बॉडी को हटाया था और कार के टूटे टुकड़ों को साफ भी किया था। इस कहानी को सुनकर रोज भी आयुष को खत लिखकर अपनी कहानी बताती है। रोज की माँ की मौत तब हुई थी जब वो महज 5 साल की थी और उसके पिता की मौत भी जल्दी ही हो गई थी। तब से वो इस दुनिया में बिल्कुल अकेली थी और एक दिन उसने आत्महत्या करने की सोची। तभी उसे एक संगीत सुनाई दी जो उसे बहुत ही ज्यादा पसंद आई। वो इस संगीत की तरफ खींची चली गई और ये गाना आयुष मिस्टर वाडिया के हवेली से गा रहा था। वहाँ कई लोग आयुष के संगीत को सुन रहे थे और उस दिन से रोज भी अपनी सहेली नफीसा के साथ हर दिन आयुष के संगीत को सुनने आती थी। उसे आयुष से प्यार हो गया था और वो उसकी संगीत की वजह से ही आत्महत्या करने के इरादों को छोड़कर अपनी जिंदगी अच्छे से जीने लगी। यह बात आयुष को बिल्कुल पता नहीं थी, लेकिन ये सब जानने के बाद वो दोनों एक दूसरे को और भी पसंद करने लगे। एक दूसरे को अपनी अपनी कहानी शेयर करने के बाद वो दोनों ये जानने की कोशिश में लग गए कि आखिर मेहर वाडिया आयुष को मारना क्यों चाहती थी। दोनों ने मिलकर इस बंगले के अलग अलग कमरे को तलाश किया और एक कमरे में रोज को मेहर वाडिया की एक तस्वीर मिली। इस तस्वीर को देखकर आयुष आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि तस्वीर में कोई दूसरी लड़की मेहर वाडिया थी।
इससे ये साफ साबित हो गया था कि जो लड़की इस बंगले में आयुष से मिली थी वो महर नहीं बल्कि कोई और थी। इसके अलावा उन्हें एक तस्वीर भी मिलती है जिसमें वही बातें लिखी गई थी जो मूवी के शुरुआत में खून से एक शीशे पे लिखी गई थी। अगर उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो उसका मतलब था फर्स्ट यू गो ब्लैक देन यू डाई, अर्थात पहले तुम्हारा शरीर काला पड़ जाएगा और फिर तुम मर जाओगे। यह असल में बीमारी थी जो मंगोलिया में सन 1347 में फैला था, जिसमें कई लोगों की मृत्यु हुई थी। आयुष की मृत्यु ठीक इसी प्रकार आने वाले अमावस की रात होती, जो कि उस दिन से 3 दिन बाद था। अब चूंकि वो अनजान लड़की हिंदुस्तानी थी, आयुष और रोज साउथहैम्पटन पोर्ट पे जाने का प्लान करते हैं, जहां के इमिग्रेशन ऑफिसर से वो इस अनजान लड़की की डिटेल्स निकाल सके। रास्ते में उन्हें यह आत्मा कई बार रोकने की कोशिश करती है, जिससे यह साबित हो रहा था कि वो दोनों सही रास्ते पे जा रहे हैं। रास्ते में उन्हें एक पुलिस ऑफिसर भी मिलता है जो बोलता है कि आगे का रास्ता बंद है, और हमें यह भी देखने को मिलता है कि वो पुलिस भी उस आत्मा की चपेट में था और इनका रास्ता रोक रहा था। वो लोग एक रात के लिए किसी होटल में ठहरते हैं जहां कई भूतिया घटनाएं होती है, और ये सब उन्हें उस होटल से बाहर निकलने से रोक रही थी। रोज आयुष किसी तरह होटल से भागते हैं और जैसे तैसे साउथहैम्पटन पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि जो लड़की आयुष से मिस्टर वाडिया के बंगले में मिली थी उसका नाम डीना शॉ था और वो यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क में पढ़ती थी। यूनिवर्सिटी पहुंचकर उन्हें यह पता चलता है कि डीना एक बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट थी, लेकिन उसके दिल में एक छेद था। एक दिन अचानक डीना की तबीयत बहुत खराब हो गई और उसको यॉर्क जनरल हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था, और उस दिन से ही वो लड़की मानो गायब सी हो गई थी। इस बात को सुनकर आयुष और रोज यॉर्क जनरल हॉस्पिटल जाते हैं, और वहां जाते ही रोज को सारा मामला अपने आप समझ आ जाता है। यहाँ से एक नई कहानी शुरू होती है जिसमें हमें एक और पात्र देखने को मिलती है जिसका नाम वसुधा था। वसुधा रोज और नफीसा की दोस्त थी और वो भी आयुष के गाने सुनने मिस्टर वाडिया के बंगले जाया करती थी। वसुधा वहां एक लड़के को पसंद करने लगती है जिसका नाम रिचर्ड था। रिचर्ड शादीशुदा था, इसलिए वो वसुधा से बार बार मिलने को मना कर दिया क्योंकि उसे अपनी बीवी जूली से बहुत प्यार था। इस बात से वसुधा मानो टूट सी गई और वो अपनी दोस्तों से भी बात करना बंद कर दी। लेकिन एक दिन अचानक वो रोज और नफीसा को बहुत खुश दिखी क्योंकि रिचर्ड की बीवी जूली ने रिचर्ड को छोड़ दिया था। जाने से पहले जूली ने एक लेटर भी टाइप किया था जिसमें वो ये लिखी कि वो रिचर्ड को हमेशा के लिए छोड़कर जा रही है। इस घटना के बाद रिचर्ड और वसुधा की एंगेजमेंट हुई और एंगेजमेंट पार्टी में रोज को जूली की आत्मा दिखी, जिसने रोज को बताया कि असल में वसुधा ने जूली को जान से मार डाला है। यहाँ तक कि वो लेटर भी वसुधा ने उनके ही टाइपराइटर से लिखा था जिसका अल्फाबेट N खराब था। जैसे ही ये बात रिचर्ड को पता चली, उसने वसुधा को छोड़ दिया। इसके परिणाम तहत वसुधा ने अपनी खुद की जान छत से कूद कर दे दी। मरने से पहले वसुधा को भी यॉर्क जनरल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था और उसके बेड से 2 बेड दूर डीना भी उसी हॉस्पिटल में थी। वसुधा के मरते ही उसकी आत्मा डीना के शरीर में प्रवेश कर गई थी और इसीलिए डीना नकली मेहरवाडिया बनकर आयुष को मारना चाहती थी, क्योंकि जिस तरह से रोज ने उससे उसका प्यार छीन लिया था, ठीक उसी प्रकार वो आयुष को मारकर रोज से उसका प्यार छीनना चाहती थी। अब सबको पता चल चुका था कि ये आत्मा असल में वसुधा की है और इस बात को बताने के लिए रोज अपनी सहेली नफीसा से मिलने जाती है। लेकिन रोज के वहां पहुंचने से पहले वसुधा ने नफीसा पे हमला कर दिया, जिससे उसके सर पे चोट आ गई। रोज ने नफीसा को होली क्रॉस हॉस्पिटल में एडमिट किया और जिस बेड पे नफीसा थी उसका नंबर HCH19 था, अर्थात होली क्रॉस हॉस्पिटल 19। तभी रोज को याद आया कि आयुष हर वक्त HCH66 लिखता रहता था और जब वो HCH66 वाले बेड पे पहुंची तो वहां का नजारा देखकर वो दंग रह गई। वहां उसने आयुष को एडमिट देखा, जिससे साफ साबित हुआ कि अब तक वो जिस आयुष के साथ थी वो बस उसकी आत्मा है और ये बात आयुष को पता भी नहीं है। असल में डीना के साथ हुए कार एक्सीडेंट के बाद आयुष की आत्मा अपने शरीर से बाहर आ गई थी और वसुधा ने उसके शरीर को उसकी आत्मा से अलग कर दिया। वसुधा का यही प्लान था कि अगर आयुष की आत्मा उसके शरीर से मिल ही ना पाए तो उसकी आत्मा खुद ब खुद काली पड़ जाएगी और आयुष हमेशा के लिए मर जाएगा। आयुष को तो ये बात पता तक नहीं थी कि उसका शरीर तो होली क्रॉस हॉस्पिटल में कई महीनों से पड़ा है। अब उसकी आत्मा को उसके शरीर से मिलाने का एक ही उपाय था कि इन दोनों का आपस में संपर्क कराया जाए। रोज आयुष के शरीर के कुछ बाल काट लेती है और उसे आयुष तक ले जाने की सोचती है, लेकिन वसुधा की आत्मा आयुष के शरीर में घुसकर उसका रास्ता रोकती है।
वसुधा बोलती है कि अगर रोज इस हॉस्पिटल को छोड़कर बाहर गई तो वो आयुष के शरीर को तबाह कर देगी और इस धमकी के बाद वो आयुष के शरीर को चोट पहुंचाने लगती है। दूसरी तरफ नफीसा आयुष की आत्मा के लिए एक लेटर लेके जाती है जिसके अंदर उसके कुछ बाल थे, जिसे रोज ने खुफिया तरीके से नफीसा को पहले ही दे दिया था। उस बाल के संपर्क में आते ही आयुष की आत्मा अपने शरीर में अपने आप आ जाती, लेकिन फिलहाल तो आयुष का शरीर वसुधा की चपेट में था और अपने जीते जी वसुधा ऐसा कभी होने नहीं देती। इसलिए रोज ने खुद का गला काटकर अपने आप को मार डाला, जिससे उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर आई और वो वसुधा के आत्मा से लड़ने लगी। इसी बीच आयुष को नफीसा ने वो लेटर दिया जिसमें रखे उस बाल के संपर्क में आते ही उसकी आत्मा अपने शरीर में लौट गई। दूसरी तरफ वसुधा की आत्मा को रोज की आत्मा ने मुक्ति दिला दी और सब कुछ अब ठीक हो गया था। आयुष के होश में आते ही उसने पाया कि रोज अब इस दुनिया में नहीं रही है और इस बात से उसे काफ़ी दुख हुआ, लेकिन आगे चलकर वो एक अच्छा म्यूजिशियन बना। तो दोस्तों ये थी 1921 की पूरी कहानी। और अब अगर मैं इस मूवी को लेकर अपनी राय दूं तो मुझे ये मूवी पसंद नहीं आई। एक तो उस मूवी के लीड एक्टर्स करण कुंद्रा और जरीन ने अच्छी एक्टिंग नहीं करी है और साथ ही इस मूवी के डायलॉग्स बहुत ही ओल्ड स्कूल और स्टीरियोटाइप्स हैं। मूवी की कहानी को भी ज़बरदस्ती घुमाया गया है जिससे इसको समझ पाना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। हालांकि इस मूवी की प्लॉट काफ़ी दिलचस्प है, लेकिन मैं आप सबको यही सलाह दूंगा कि आप इस मूवी को थिएटर में देखकर अपने पैसे को बर्बाद ना करें, बल्कि इसकी DVD या फिर केबल पे आने का इंतज़ार करें। ये मूवी मेरे हिसाब से बड़े पर्दे पे देखने लायक नहीं है। तो मेरा आज का सवाल आप सबसे है